राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, हर्षल पटेल भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध करने के लिए। साथ ही होंगी कुछ और भी बड़ी खबरें और होंगे कुछ अहम सवाल भी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे धर्मशाला। धर्मशाला में पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में होगा एक महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री ने रोड शो में भी लिया भाग। भ्रष्टाचार के मामले में राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कर रही है राज्यों में राजभवनों का घेराव। नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में राजधानी दिल्ली की सड़कों के बाद अब राज्यों में भी कांग्रेस का राजनीतिक विरोध प्रदर्शन। भारत की मेजबानी में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड महामारी और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत आसियान बैठक को बताया अहम। कहा आसियान देशों की भूमिका पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण। और भारतीय सशस्त्र बलों की रक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे श्रीनगर। रक्षा मंत्री अपने इस दौरे में अग्रिम चौकियों का मुआयना करेंगे, साथ ही वहां तैनात जवानों से करेंगे मुलाकात। तो ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस वक्त में आज सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का ये 2 दिनों का हिमाचल प्रदेश का दौरा है। पीएम ने धर्मशाला में कचहरी चौक से स्टेडियम तक रोड शो किया है। धर्मशाला में उनका भव्य स्वागत हुआ है। धर्मशाला में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। एचपीसीए स्टेडियम में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की आज और कल अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जुटे हैं देश भर के अधिकारी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए और 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 200 से भी अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में राज्यों के साथ साझेदारी में तीव्र और निरंतर आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इस सम्मेलन में आम विकास एजेंडे की प्रगति और कार्यान्वयन पर जोर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं धर्मशाला और इस खबर पर हमारे साथ जानकारी देने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। और इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुधाकर दास हमारे संवाददाता और नंदिनी मित्तल दोनों जुड़ चुके हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। तो सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हिमाचल प्रदेश का दौरा है, मुख्य सचिवों का जो सम्मेलन है, उसमें तो वो हिस्सा लेंगे, लेकिन जिस तरह से धर्मशाला में उनका जोरदार स्वागत हुआ और जिस तरह से रोड शो की तस्वीरें दिखाई पड़ी, उससे तो यही लगता है कि हिमाचल प्रदेश से जो प्रधानमंत्री का लंबे समय से एक पुराना प्यार रहा है, लंबे समय से उनका कार्यक्षेत्र भी रहा है हिमाचल प्रदेश, ये उसी की झांकी थी। सुधाकर, जी बिल्कुल लालचंद, और देखिए 16-17 दिनों के भीतर दूसरी बार हो रहा है जब पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश आए थे और शिमला में जिस तरह से उनको प्यार मिला लोगों का, ठीक उस तरह का प्यार यहाँ धर्मशाला में भी दिखा। धर्मशाला में सड़कें अटी पड़ी थी और कई घंटों से लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। तो एक जो ग्रैंड वेलकम होता है पारंपरिक वेशभूषा में, और जिस तरह से अब नंदिनी जी और हिमाचल को करीब से जानती हैं, यहीं रहती हैं, यहीं से रिपोर्टिंग करती हैं। नंदिनी जी, किस तरह से देखते हैं जो ग्रैंड वेलकम हुआ पीएम मोदी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो है पहले शिमला आए थे, तो एक तरह से जो ऊपरी और निचला शिमला, हम हिमाचल की बात करते हैं, तो पहले वो ऊपरी क्षेत्र में आए थे और अब वो निचले क्षेत्र में आए जो पंजाब से अलग हुआ था। और कांगड़ा एक ऐसा जिला है, क्या कहते हैं कि जो इस जिले पर पकड़ बना लेता है, जो भी पार्टी और सीटें जीत कर जाता है वही सरकार बनाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का कांगड़ा में आना, धर्मशाला में एक सम्मेलन को संबोधित करने
के लिए आना, खास करके जो पहला देश का मुख्य सचिव का सम्मेलन है, एक बहुत अच्छा संकेत देता है कि सरकार, केंद्र सरकार जो है वो राज्य के साथ समावेश करके समन्वय बनाकर आगे बढ़ना चाहती है और बहुत गंभीर है कि हर राज्य प्रगति करे। बिल्कुल। और देखिए हिमाचली टोपी लगाए हुए पीएम मोदी नजर आए। यहाँ भी लोग जो पारंपरिक जो एक रंग है हिमाचल का वो सड़कों पर दिखा। देखिए इस तरह की लालचंद तस्वीरें देश के हर हिस्सों से दिख जाती है, लेकिन हिमाचल की आज की ये जो रोड शो की तस्वीरें बहुत ही खास थी, उससे भी कुछ संकेत संदेश मिलता जरूर है। बिल्कुल। और ये जो संकेत मिलता है नंदिनी, क्योंकि वहां पर लगातार रहती हैं, मैं चाहता हूं कि नंदिनी जरा सा इस बात का जिक्र करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश से जो लगातार जुड़ाव रहा है, जिस तरह से उनका हिमाचल प्रदेश और शिमला और उसके आसपास वो लगातार जिक्र करते हैं कि उनकी कार्यस्थली रही है, तो प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश से जो ये विशेष जुड़ाव रहा है, इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश की जनता के मन में क्या कुछ है, इस पर जरूर नंदिनी मित्तल जी से चर्चा कीजिए। एक लालचंद सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक तरह से कार्यस्थली पहले भी हिमाचल रही है प्रधानमंत्री मोदी का, ये जो जुड़ाव रहा है यहाँ की जनता किस रूप में देखती है? आज जब वो आए शिमला में जब थे और लगातार बार बार उनका आना इस जुड़ाव को और भी मजबूत करना, किस तरह से आना? बिल्कुल। और इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित मैं जानता हूं कि यह क्षेत्र कितना संवेदनशील है। हमारा पड़ोसी किस प्रकार की समय समय पर नापाक हरकतें करता रहता है, यह बतलाने की जरूरत नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आतंकवादी वारदातें भी पहले बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन अब वह नाम मात्र रह गई हैं। उसका श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो हमारे सेना के जवानों को जाता है, हमारे सीआरपीएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जाता है। सबको मैं इसके लिए बहुत ही बधाई देना चाहता हूं। पाकिस्तान बराबर ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड्स ऑफ कट्स के साथ हर समय यह कोशिश करता है कि भारत सदैव परेशान रहे, लेकिन आप सब इस देश की ऐसी फेंसिंग वायर हैं कि जिसके कट का प्रयास करने वाले खुद ही ब्रीडिंग के शिकार हो जाते हैं और आपकी मुस्तैदी से उसके अपने कट के प्रयास का खुद ही खामियाजा हमारे पड़ोसी को भुगतना पड़ता है। मैं दोस्तों बतलाना चाहता हूं कि आपके ऊपर देश को पूरा भरोसा है कि आप सब किसी स्तर पर भी और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार हैं, ऐसा देश यह मानकर चलता है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिस देश की धरती से यहां के संत महात्माओं ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती या भारत से गया है। स्वदेशो लोकत्रयम, यह हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने कहा है, यानी केवल धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोग हमारे परिवार हैं। इतना बड़ा मन इन भारतवासियों का है। हमारा चरित्र रहा है, हमने न तो किसी के स्वाभिमान पर कभी चोट पहुंचाने की कोशिश की है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। और मैं जानता हूं भले ही यह सब हमने न किया, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा जिस दिलेरी के साथ आपने सबने की है, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। मैं कभी विचार करता हूं कि कौन सी भावना है जो आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी जिंदगी भी देकर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूं, मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना, सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना रही है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां ने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी को, फंदे को चूम लिया, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। अशफाक उल्लाह खां 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, मां की बातों को टाल जाता था,
लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले आया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर अशफाकुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े हुए यह कहा, है मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, यही एक स्वाभिमान की भावना है जो कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। आपको मैं जानता हूं केवल एक ही बात की चिंता रहती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारा तिरंगा इस हिंदुस्तान की धरती पर शान से फहरना चाहिए। यही आपके जिंदगी की एक मुराद है। तभी जाकर इस सीमा तक आप संघर्ष करने का जोखिम उठा पाते हैं। मुझे याद है 1971 का वार हुआ था, आपको विजय प्राप्त हुई थी। 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाया था भारत ने, लेकिन उन्हें रिहा भी कर दिया था। और जब कुछ प्रिजनर्स, कुछ बंदी पाकिस्तान के यहां रह गए थे, साथ बैठकर हमारे यहां सेना के जवानों को और अधिकारियों को भोजन करते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमने कभी ऐसा नहीं देखा है, अधिकारी और जवान दोनों साथ बैठकर यहां पर भोजन करते हों। यह देखा है तो केवल भारत में ही यह देखा है। इस प्रकार का सम्मान हमारे पड़ोसी देश के जवानों को नहीं प्राप्त होता है। बहनों भाइयों, हम भी यदि भोजन करेंगे, नीचे बैठकर यदि भोजन करेगा, तो देश का रक्षा मंत्री और देश का प्रधानमंत्री अपने जवानों के साथ बैठकर भोजन करेगा, अलग बैठकर वह भोजन नहीं करेगा। यह है हमारा भारत। हमारे दुनिया की जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हमारे दोस्त जो माने जाते हैं ऐसे देश हैं, वह भी अपने देश की सुरक्षा के लिए कभी जरूरत होती है किसी पर भरोसा करते हैं तो आप जैसे बहादुर जवानों के ऊपर ही भरोसा करते हैं। 100 वर्षों का आपका इतिहास है, मुझे बताया गया है। बर्मा, जावा, सुमात्रा, इजिप्ट, फ्रांस, बहुत सारे देशों में जाकर आपने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। आप तो दुश्मनों से हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। आपका दर्जा कितना बड़ा है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और आप जिस हौसले के कारण यह सीमाओं की आप रक्षा करते हैं, उस हौसले का मैं अभिनंदन करता हूं। और आप जैसे बहादुर सपूतों को जिस माता पिता ने पैदा किया है, मेरे बहादुर जवानों, उन माता पिताओं के चरणों में मैं शीश झुकाकर मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि आप जैसे बहादुर जवानों को इस भारत की धरती पर पैदा किया है। और आज आप सबके बीच आकर सचमुच मेरा भी हौसला बढ़ा है, हौसला अफजाई मेरी हुई है और सुखद अनुभूति भी यहां पर हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए और आपके माता पिता और सभी परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करते हुए उनको भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां पर बारामूला कैंट में जवानों को संबोधित किया है। और हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के अहम दौरे पर हैं। अपने 2 दिनों के दौरे पर रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर आज ही पहुंचे हैं और अमरनाथ यात्रा से पहले उनका ये दौरा हो रहा है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और अपने इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री अग्रिम चौकियों पर जाकर वहां तैनात जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने बारामूला कैंट में जवानों को ये संबोधन दिया है। और साथ ही अपने इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय सशस्त्र बलों की जो तैयारियां हैं उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। और भी रक्षा मंत्री के कार्यक्रम हैं उनके जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान, जो कि हम आपको लगातार आने वाले समय में जानकारी देते रहेंगे अपने अलग अलग बुलेटिन्स में। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ। और जो हमारी अगली खबर है वो सुप्रीम कोर्ट में जो बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई है, उसको लेकर हमारी अगली खबर है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा है जवाब। और
प्रदेश सरकार मामले में 3 दिन के अंदर करेगी अपना जवाब दाखिल। उत्तर प्रदेश में हेट स्पीच के मुद्दे पर हुई हिंसा के बाद आरोपियों के घरों पर चल रहा है बुलडोजर और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। इस बीच यूपी सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। कार्रवाई नियमित रूप से की जाती रही है और पूरी तरह से कानून सम्मत है, तुषार मेहता ने कहा। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है और याचिका में कहा गया है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ये कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी जमीयत ने की है, जो कि इस मामले में याचिका करता है। तो ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सारथी जुड़ चुके हैं। विकास, ये सुनवाई हुई और जमीयत की याचिका पर और उत्तर प्रदेश सरकार से 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। पूरी सुनवाई के दौरान क्या चर्चा हुई और क्या ये जो याचिका दायर की गई है इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की कोई राहत फिलहाल नहीं दी गई है? पहले कि ये जो याचिका है ये कोई नई याचिका नहीं है। जब खरगोन में मामला हुआ था इस तरह का एक, जहां पर बुलडोजर से कई मकानों को गिराया गया था हिंसा के बाद, तब जमीयत ने ये याचिका दाखिल की थी और इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की घटनाओं का खास तौर पर जिक्र किया था जी। इसके बाद दिल्ली में जब हमने देखा, जो दिल्ली में एक डेमोलिशन ड्राइव चला था अलग अलग हिस्सों में, और ख़ास तौर से जो एक ड्राइव जामिया के आसपास चला था, उसको लेकर के भी यहाँ पर एक आईए लगाई गई थी और उसमें हस्तक्षेप की मांग की गई थी। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस तरह की जो डेमोलिशन ड्राइव्स हैं वो देश में अलग अलग जगहों पर चलती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई एक ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर पास नहीं कर सकता, ऐसा आदेश नहीं दे सकता कि सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बचाव करते हुए, सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे यूपी सरकार की तरफ से, और उन्होंने बचाव करते हुए ये कहा कि कोई भी जो इस तरह से अतिक्रमण गिराया गया है या किसी भी मकान को ढहाया गया है वो गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात को वो दस्तावेजों के जरिए कोर्ट में रखेंगे और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ये बार बार मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, चाहे वो एमपी का मामला हो, और अब यूपी के मामले को उठाया जा रहा है। ये सभी मामलों में ये जो सभी मामले हैं इनमें स्थानीय प्रशासन ने और जो भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उन्होंने पहले से ही नोटिस जारी किए हुए थे और यहाँ पर इलाहाबाद के मामले में, प्रयागराज के मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार की यही दलील है। इसीलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आज कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया, ना किसी तरह की रोक लगाई ऐसी डेमोलिशन ड्राइव्स पर। कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि उसका भी जो पहला जो कंसर्न है वो ये है कि किसी भी तरह से जो कानून है इस तरह की गतिविधियों के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए, उनका उल्लंघन ना हो। और उन्होंने ये कहा, कोर्ट ने कहा कि इस बात की हम उम्मीद जताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कहीं पर भी बिना ड्यू प्रोसेस के इस तरह की कार्रवाई ना हो। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई भी अंतरिम आदेश अपनी तरफ से आज यहाँ पर नहीं दिया है, यानी कि जहां पर प्रशासन कार्रवाई को पूरा कर चुका है, नोटिस जारी कर चुका है, वहां पर वो आगे भी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि अब कोर्ट में मामला आ चुका है, इसीलिए एक जो संदेह या एक जो कंसर्न होता है कि क्या गैर कानूनी तरीके से किसी इमारत को ढहाया जा रहा है, उसकी यहाँ पर अब आशंका कम हो जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार को बाकायदा एक जवाब देना है और अपने सारे दस्तावेज और नोटिसेस जो दिए गए थे, उन्होंने पहले दिए थे, वो सब कोर्ट में पेश करने हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए, विकास, उन्होंने कहा कि ये याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। उनका क्या तर्क था? किस आधार पर वो कह रहे थे कि ये याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है? ये जो मत है सॉलिसिटर जनरल का, ये आज का नहीं है। ये जब पहली बार याचिका आई थी तब भी उन्होंने इस बात पर एक तो आपत्ति जताई थी कि अगर चाहे खरगोन की बात की जाए, जहां पर ये दावा था कि 100 से ज़्यादा मकान गिराए गए हैं, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि जो पीड़ित हैं, अगर उनके मकान को गलत तरीके से गिराया गया है तो वो क्यों नहीं कोर्ट के सामने आए और एक संगठन को क्यों आना पड़ता है। यहाँ पर यही आपत्ति एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल ने उठाई कि जिनका मकान अगर गिराया गया है कथित तौर पर, वो लोग शिकायत करने क्यों नहीं आए हैं और कोई भी संगठन
क्योंकि इसके अलावा एक पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम लिया सॉलिसिटर जनरल ने कि राजनीतिक दल भी याचिका दायर कर रहे हैं। सीपीएम की बात कर रहे थे वो, क्योंकि सीपीएम ने भी इस तरह की एक याचिका दाखिल की थी, अगर आपको याद हो, दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर के, जो कि कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद उनको वापस लेनी पड़ी। तो ये टिप्पणियां सॉलिसिटर जनरल की तरफ से की गई कि जो पीड़ित लोग हैं वो क्यों नहीं आते, और इस तरह से संगठन या पॉलिटिकल पार्टीज याचिका लेकर के कोर्ट क्यों आते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कि ये पूरी कार्रवाई है, अब इसमें अगले हफ्ते सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। विकास, अगले हफ्ते सुनवाई की दिशा के बारे में कुछ संकेत मिल रहे हैं कि उस सुनवाई के दौरान एक तो यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी 3 दिन के अंदर, और इसके अलावा सुनवाई की दिशा क्या हो सकती है इस मामले में? देखिए, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पर और कही थी कि ये जो पूरा एक संदेह की स्थिति पैदा होती है, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, उसमें मीडिया की भी एक भूमिका है, क्योंकि वो कहीं से बिट्स एंड पीसेस में चीज़ों को दिखाते हैं या प्रकाशित करते हैं। जैसे कि ये कहना कि हिंसा के बाद डेमोलिशन किया गया, इसको लेकर के मीडिया के रोल पर भी एक सवाल ज़रूर खड़ा किया गया था सुनवाई के दौरान, कि क्या मीडिया ने ये इस बात की तस्दीक की कि पहले से नोटिस जारी किए गए थे इन लोगों को जिनके मकान गिराए गए हैं, या वो पूरी तरह से वैध हैं, क्या इसका दावा यहाँ पर कोई कर सकता है। तो एक बात यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कही कि एक अस्पष्टता है, क्योंकि कई बार गलत रिपोर्टिंग की वजह से भी इस तरह की दुविधा पैदा होती है। दिशा यही होगी कि सॉलिसिटर जनरल एक बार फिर पूरे रिकॉर्ड्स के साथ आएंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश में आए थे और उन्होंने एक मिथ को उन्होंने झुटलाया था कि किसी समुदाय विशेष के मकान गिराए गए हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि बहुसंख्यक समुदाय के जो 80 मकान अवैध जो थे उनको गिराया गया, और 20 ऐसे थे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के थे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विकास, और इस मामले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब देखना होगा कि अगले हफ्ते जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी तो क्या कुछ निकलकर इस मामले में सामने आता है। और फिलहाल इस वक्त आ गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज की हम खास चर्चा, जो कि कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली की सड़कों के बाद अब जो राजभवनों का घेराव कर रही है कांग्रेस, और किस लिए कर रही है, उस पर हम खास चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है, आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से फैल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। देश धर्म, देश है जाति, देश है तुम्हारी पहचान। चलो अग्निवीर, तुम अग्नि पथ पर ले देश की सुरक्षा की कमान। राष्ट्र सेवा से अब तुम तराशोगे अपने उज्जवल भविष्य की बुनियाद। नए नए कौशल को कर हासिल मिलेगी देश को एक सशक्त आत्मनिर्भर भारतीय की सौगात। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब वक्त है हमारी खास चर्चा का। और आज हमारी जो खास चर्चा है वो कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस अब राजधानी दिल्ली के बाद राज्यों में राजभवनों का घेराव कर रही है। तो भ्रष्टाचार के मामले में राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कर रही है राज्यों में राजभवनों का घेराव। और आपको याद होगा कि लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, और दिल्ली में प्रदर्शन के बाद अब राजभवनों का घेराव। नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रही है कांग्रेस। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी ने एक बार फिर से, हालांकि इस बीच शुक्रवार को बुलाया है। एजेएल के स्वामित्व वाली संपत्ति पर वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम देने पर सवाल है। ईडी के सवालों का जवाब राहुल गांधी को देना है, लेकिन कांग्रेस इसे बता रही है सियासत। राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ा दिया है अपना संघर्ष, और कांग्रेस पार्टी के राजभवन के घेराव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था राज्यों में बढ़ा दी गई है राजभवनों के पास। सबसे बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस इस तरह के विरोध प्रदर्शन से अपने संगठन और राज्य इकाई को सक्रिय कर पाएगी? जांच एजेंसियों द्वारा देश के बड़े बड़े नेताओं से तो पहले भी पूछे जाते रहे हैं सवाल। पीएम मोदी भी बतौर गुजरात सीएम जांच का कर चुके हैं सामना, लेकिन उस वक्त ऐसा देखने को नहीं मिला था। लेकिन कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया को दे रही है राजनीतिक रंग, और ये जो राजनीतिक रंग दे रही है, तो क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों के समर्थन में कर रही है राजनीतिक प्रदर्शन? ये बड़ा सवाल है। राजधानी दिल्ली की सड़कों के बाद अब राज्यों के राजभवन तक राजनीति कर रही है कांग्रेस, और इसी सवाल को लेकर के आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 बहुत ही खास मेहमान, और साथ ही हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता और राधिका खेड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं
वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और साथ में शहजाद पूनावाला जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरारी गुप्ता, जो हमारे संवाददाता हैं वो जुड़ चुके हैं। मुरारी, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां राजभवन पर कैसा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का? कितनी शक्ति प्रदर्शित कर पाई कांग्रेस? बिल्कुल, पिछले कई दिनों से जो कांग्रेस पार्टी है यहाँ अपनी शक्ति, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, उनमें एक नई ऊर्जा बनने के लिए एक निश्चित रूप से एक पार्टी के पास एक अवसर मिला है कि वो किस तरह इस अवसर को पूरी पार्टी को इकट्ठा करने के लिए जुटाएं जी। तो निश्चित रूप से आज जो सुबह राजभवन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के चारों तरफ घेराव किया और अपनी जो जिस तरह दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं उस तरह की मांगे की कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, इस तरह की। और कहीं ना कहीं जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है इस मुद्दे का एक कह सकते हैं कि राजनीतिकरण करने का ये कहीं ना कहीं प्रयास निश्चित रूप से हो रहा है। और एक बात, जितने भी कांग्रेस में, खासकर राजस्थान कांग्रेस में जो गुटबाजी है, कहीं ना कहीं वो सारे गुट जो है अपनी ताकत दिखाने का उनको एक अवसर कह सकते हैं वो मिला है इस मामले के माध्यम से। और अवसर की बात करें मुरारी, तो क्या ये भी अवसर मिला है कि कांग्रेस का जो संगठन है उसमें धार दिया जाए इस मामले के जरिए, और खास तौर पर ऐसे राज्य जहां पर कि कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया जाए, उनमें धार लाया जाए, उनमें जोश लाया जाए, इसी बहाने ये कोशिश दिखती है कांग्रेस की? बिल्कुल, ये 100% सच है कि बहुत दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक इस तरह का आंदोलन या किसी मुद्दे को लेकर एक सड़क पर निकलने की जो प्रवृत्ति थी वो नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा उनको अवसर मिला है, क्योंकि आला कमान के सामने निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे बड़े कोई भी, वो एक अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं कि जिससे उनको आगे कुछ अवसर, अच्छा मौका या अवसर मिले। तो निश्चित रूप से ये जो राजस्थान में आज राजभवन में प्रदर्शन किया है, जिला स्तर पर जो प्रदर्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसी एक दिशा में आप कह सकते हैं कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को। चलिए, लेकिन क्या है कांग्रेस का मकसद मुरारी? इस पर हम बात कर लेते हैं। राधिका खेड़ा जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राधिका जी, यही सवाल बनता है कि आखिर क्या मकसद है? राजधानी दिल्ली की सड़कों पर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन के बाद अब राज्यों में राजभवनों का घेराव कर रही है कांग्रेस। किस लिए? मकसद क्या है? किस बात का विरोध? क्योंकि देखिए, जांच एजेंसियों से पूछताछ तो पहले भी इस देश में होती रही है, बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ होती रही है, तो कांग्रेस का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कल पूरे देश ने, पूरे विश्व ने नजारा देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर दिल्ली में घुसकर पुलिस ने हमारे नेताओं को मारा पीटा। पी चिदम्बरम साहब की तो पिछले एक दिन पहले हड्डियां तोड़ दी गई। हमारे दिल्ली के नेता अनिल भारद्वाज जी, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं और कई बार के विधायक रहे, उनका जबड़ा तोड़ दिया गया। अधीर रंजन चौधरी जी के ऊपर पुलिस वालों ने भागते हुए हमला करने की कोशिश करी। और नेतागण छोड़िए, वहां पे मौजूद जो पत्रकार थे, सब कुछ वीडियो पर है और उन चैनलों ने लाइव दिखाया है, पत्रकारों तक को दिल्ली पुलिस ने नहीं छोड़ा। तो ये लोकतंत्र की जो हत्या करी जा रही है, देश के संविधान के ऊपर जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी, उस पर बुलडोजर रौंदा जा रहा है। तो क्या हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे? क्या हम अपना विरोध नहीं जताएंगे? क्या हमारी आवाजों को ऐसा कभी देखा है कि कांग्रेस, जो देश की सबसे पहली पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, उसके ऑफिस में घुस के नेताओं को, एमपीज को, महिला एमपीओ को घसीटते हुए सड़क पे पुलिस लेकर जा रही है? बर्बरता है। लोकतंत्र में आवाज उठाने का पूरा अधिकार है आपको। सवाल यही है कि किस मुद्दे पर ये आप आवाज उठा रही हैं, और बाकी चीजें जो आप कह रही हैं, हो सकता है इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन जब आपने उस तरह के विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया तो उसको काबू में करने के लिए, हो सकता है पुलिस का यह तर्क हो सकता है कि उसको काबू में करने के लिए हमने किया, लेकिन मुख्य सवाल पर आते हैं कि आखिर आप किस मुद्दे पर ऐसा प्रदर्शन कर रही हैं और उसका मकसद क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, जहां पे छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा नेता अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। राहुल गांधी जी को ईडी की इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, सोनिया जी को बुलाया गया, ऐसे केस के लिए बुलाया गया है और पूछताछ के लिए जो 7 साल पहले वही ईडी जो मोदी सरकार के अंडर आती है, उसी ईडी ने बंद किया था, हमारी सरकार नहीं थी।
जब ये केस बंद किया गया था ईडी द्वारा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं पाई गई है, तब भी मोदी सरकार थी। अब हमारी पार्टी, हमारा पैसा हमने आपस में दिया, मिर्ची क्यों मोदी सरकार को लगती है बार बार? दूसरी बात, जो चीज बंद हो गई इन्हीं के सरकार के द्वारा, इन्हीं के पिट्ठू ईडी, पपेट ईडी के द्वारा, वो आज फिर खोल दिया जाता है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेता का साथ देते, परिवार है, समझ सकते हो कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी परिवार का अर्थ नहीं समझती, ना उनके सबसे प्रमुख नेतागढ़ समझते हैं, ना आरएसएस वाले, क्योंकि सब अपना परिवार छोड़ के वहां बैठे हैं। अगर परिवार अपने आपके घर में भी अगर कोई रेड मारने आएगा, पूरा परिवार एकजुट उनका साथ दे, बिल्कुल साथ देगा। लेकिन सवाल है किस मुद्दे पर हम साथ दे रहे हैं। और जो आप ईडी के द्वारा बंद करने की बात कर रही हैं राधिका जी, हम जानते हैं कि यह पूरा मामला निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह पर यह मामला गया और उसके बाद उन्होंने इसे जांच के लायक पाया है। तीनों स्तर पर अदालतों ने जांच के लायक पाया है, तो केस में मेरिट है, तभी तो जांच को लेकर के अदालतों ने स्वीकृति दी है। राधिका जी, तो इसका मतलब मोदी सरकार की जो ईडी है, जो उन्हीं के लोग हैं जिन्होंने ये 7 साल पहले केस बंद किया था, मोदी सरकार, सबसे ज्यादा बात यह है कि सबसे ज्यादा तकलीफ यह है कि जो 7 साल पहले केस बंद हो गया, कोई तथ्य नहीं पाए गए ईडी ने अपनी इंक्वायरी में, तो वो उसी के ऊपर उनको तकलीफ हो रही है। उन्होंने उस समय के भी ईडी के जो अफसर थे उनका तबादला कर दिया, उनको पोजीशन से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो झुकने से इनकार कर दिए, मोदी सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आज जब कांग्रेस पार्टी बार बार 8 साल की विफलताओं मोदी सरकार की सामने लेकर आ रही है, क्योंकि मुद्दा तो असली है कि महंगाई की मार, प्रधानमंत्री जी ने आके 10 लाख नौकरियों का वादा तो कर दिया, लेकिन आप जो कुछ आरोप लगा रही हैं, 17 करोड़ नौकरियां कहां है वो अभी तक नहीं बता पाए। और राहुल जी बार बार ये सवाल पूछते हैं क्यों आप देश अदानी अंबानी को बेच रहे, क्यों 70 साल में जो इस देश की धरोहर कांग्रेस पार्टी ने बनाई उसको इस सरकार ने बेच डाला। राधिका जी, आप जो सवाल पूछ रही है ना, वो सवाल पूछने का आपका पूरा हक है, इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं तो वो जवाब देंगे, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है, हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि जो ये पूरा का पूरा प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली की सड़क से लेकर राजभवन तक, अब आप राज्यों में भी इसे लेकर जा रही हैं, मकसद कहीं ये तो नहीं है कि कांग्रेस, जो आपने चिंतन शिविर किया था, उस चिंतन शिविर के बाद कि कांग्रेस को इसी मुद्दे पर इसी तरह से गोलबंद कर लिया जाए, चाहे मुद्दा भले ही भ्रष्टाचार के आरोपों के समर्थन का ही क्यों ना हो? देखिए, फिर बोलेंगे भ्रष्टाचार है या नहीं है, ये तो देश की अदालत तय करेगी। और ये साफ है, अगर भ्रष्टाचार होता हमें कोई डर नहीं है, हम बिल्कुल सामने, तब भी 7 साल पहले भी इंक्वायरी में बैठे थे जब क्लीन चिट दे दी गई थी। तो सवाल अब ये उठते हैं कि ये किस दबाव में आके और क्यों, जब केस क्लोज हो गया और वही ईडी जो तब भी आपके अंडर थी, आप उसी पे सवाल उठा रहे हैं। बार बार मैं बोलूंगी, जो उस समय के ईडी के डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, जिनका तबादला कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार और मोदी जी और शाह साहब के काबू में आने से मना कर दिया और आके झूठी दवाई देने से मना कर दिया कि कुछ घपला है। अच्छा। तो बार बार उस समय भी प्रेशर बनाया गया। अब जब वो केस क्लोज कर दिया, ऐसा क्या है 7 साल से भी आपकी सरकार, इसका जवाब जरूर बीजेपी के प्रवक्ता जब जुड़ेंगे तो जरूर आपके इस सवाल का जवाब देंगे और उनको देना भी चाहिए। फिलहाल वो हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी। तो हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जुड़ी हुई थी और उन्होंने जो कांग्रेस का प्रदर्शन है उसको जायज ठहराने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं तो वो जरूर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है, आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन।
कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। नवजात शिशु को पहले 6 महीने तक माँ के दूध से सारा जरूरी पोषण मिल जाता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पोषण की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। 6 महीने से 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को अन्य खाद्य चीजें भी देना आवश्यक है। कॉम्प्लीमेंट्री भोजन देते समय खाद्य सुरक्षा के इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को अच्छे से धो लें, जैसे दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि। बच्चे को उबला हुआ पानी ही देना चाहिए और उसके भोजन को भी उबले हुए पानी से ही तैयार करना चाहिए। भोजन बनाने और खाने से पहले माता पिता और बच्चों के हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये कीटाणुओं द्वारा भोजन के दूषण व उससे बच्चों में होने वाले दस्त या डायरिया से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को ताज़ा खाना ही दें। साफ बर्तन के इस्तेमाल करने से भोजन में कीटाणुओं की रोकथाम की जा सकती है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए साफ कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करिए। इन बातों का रखो ध्यान ताकि बच्चे रहें स्वस्थ और खुशहाल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब इस वक्त में हम बढ़ रहे हैं अगले खबर की तरफ और बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों पक्ष क्या कुछ कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से सरगर्मी तेज है, एनडीए की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। विपक्षी दलों की सर्वसम्मति से राष्ट्रपति उम्मीदवार सामने लाने की कवायद है। एनडीए की ओर से भी राजनीतिक दलों से संवाद संपर्क की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीएमसी नेता ममता बनर्जी और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। साथ ही अखिलेश सिंह यादव और नीतीश कुमार से भी बात की है रक्षा मंत्री ने, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से उनकी बात हुई है। कई पार्टियों ने सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय करने पर जोर दिया है। ममता बनर्जी की अगुवाई में हम जानते हैं कि कल विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिससे कई दल दूर रहे थे। टीआरएस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल सहित कई पार्टियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, और इसके बाद फिर 20-21 जून को अगली बैठक की बात कही गई थी। कल की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सक्रिय हुई हैं ममता बनर्जी, लेकिन उनके सामने 2024 की चुनौती है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में लाइक माइंडेड पार्टियों का गठबंधन चाहती हैं ममता बनर्जी, और अगर इतिहास में थोड़ा नजर डालें तो ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में हर बार अपना अलग रुख अख्तियार किया है। और ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो दोनों पक्ष हैं उनकी कोशिशें तेज हो गई हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से गोल बंद करने की पार्टियों से, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनके हेड हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के दोनों पक्ष अपने अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सकें। लेकिन अगर बात गणित की करें तो जो एनडीए के पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोट है वो बस कुछ हजार मत ही कम हैं, और अगर एनडीए को दो पार्टियों का भी समर्थन मिल जाता है तो एनडीए इस स्थिति में है कि वो अपनी पसंद के राष्ट्रपति को बनवा सकेगी, और इसके लिए लगातार बातचीत की जा रही है। एनडीए की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनको अधिकृत किया गया है बातचीत करने के लिए, और वो लगातार कई पार्टियों से बातचीत कर भी रहे हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जुड़ चुके हैं। विनोद जी,
जिस तरह से पहले विपक्ष ने कवायद की और अब एनडीए की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, और लेकिन इस बीच कुछ पार्टियों ने मांग की है कि सर्वसम्मत उम्मीदवार हो, इसकी संभावना कितनी दिख रही है विनोद जी? लाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये हर बार है कि आप देखें कि 2007 से 2017 और 2022 में भी आप यही देख रहे हैं कि ये हर बार इस तरह की कोशिश होती है कि एक सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट के चुनाव के सामने आए। लेकिन सवाल ये है कि आप सबसे बड़ी देखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो देश के कोई भी नागरिक प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए सक्षम है जी। जो एक वोटर है वो अपने को प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के, आप कल देखिए, कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही 11 लोगों ने अपना नॉमिनेशन किया है। अब ये है कि अब ये सवाल उसके बाद ये आया कि अब इसमें जो जितने भी लोग होंगे और इसके बाद जो ये होंगे उसके लिए लगाया गया था कि 50 लोग कम से कम उनके सपोर्ट में प्रपोजर होंगे और 50 लोग जो होंगे वो सेकेंडर होंगे। तो अब ये सवाल, ये जब सर्वसम्मति की बात होती है कि उसमें अपोजिशन को लगता है कि हमारे जो एक सर्वसम्मति के कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट को ही जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो मान लें, और सत्ता पक्ष की तरफ से ये कोशिश होगी कि उनका जो कैंडिडेट है वो भी एक सर्वसम्मति का कैंडिडेट के रूप में अपोजिशन के सामने में हो। इसलिए कल राजनाथ सिंह की तरफ से ये पहल की गई थी, और उसमें जो सारे सीनियर लीडर हैं अपोजिशन के उनको उन्होंने फोन भी किया था। लालचंद जी, लेकिन जिस तरह से कि राजनाथ सिंह लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्ष की चाहे ममता बनर्जी हो, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लगातार राजनाथ सिंह जो हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। लगता है फिलहाल विनोद जी से हमारा संपर्क कट रहा है, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर उनसे जुड़ने की और चर्चा करने की कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो दोनों के दोनों पक्ष हैं उनकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं, और इस पर हम आगे चल करके करेंगे चर्चा, और इस खबर पर हम आपको लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और वो जो अगली खबर है वो पाकिस्तान के बदतर हालात को लेकर है। आईएमएफ की शर्तों से हलकान हुआ पाकिस्तान में आईएमएफ की शर्तों के बाद जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि की गई है पाकिस्तान में, और इससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है इमरान सरकार के आईएमएफ के साथ हुए समझौते के कारण बढ़ाने पड़ रहे हैं ये कीमत। 30 रुपए बढ़ाने के 4 दिन के बाद ही अब पाकिस्तानी सरकार ने 24 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है, और आम आदमी के जेब पर अब ये 250 रुपए से ज्यादा पड़ रहा है 1 लीटर पेट्रोल का। आज डॉलर के मुकाबले रुपया वहां पर सबसे निचले स्तर पर है, और करंट अकाउंट में किल्लत के कारण कई आवश्यक वस्तुओं के आयात बंद करने पड़े हैं। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान के लोगों को अब सुबह की चाय भी नसीब नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पर कई चीज़ों की जो आयात है उसके लिए करंट अकाउंट में पैसा है ही नहीं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने।
सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र। हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है। आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। इस योजना में 17.5 से 21 साल के लड़के लड़कियों को अच्छा खासा मौका है अपने देश के लिए सेवा देने का। मैं केंद्र सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो लड़के लड़कियों को अपने देश के लिए सेवा करनी है वो इस माध्यम से कर सकता है। मुझे भी अगर चांस मिलता है इस योजना का तो मैं भी देश की सेवा करूँगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 17 से 21 इयर्स के बच्चों के लिए, स्पेशली उन लोगों में एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये देश सेवा का सबसे बड़ा मौका है तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। हर इंसान ने इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और एक चांस देना चाहिए। हमारे में ऐसे देखा गया कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की लेवल्स बहुत हाई होती है, तो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम आर्म फोर्सेस के लिए कुछ कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इंडिविजुअल बेसिस पर भी हमारा डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है और एक नेशन के लिए अगर हमने देखा तो एक आर्मी को भी, आर्म फोर्सेस को भी बहुत एनर्जेटिक यूथ मिलेंगे अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए तो। बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास डिग्री है वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास मतलब सब कुछ नॉलेज होते हुए भी वो अपना रास्ता नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बेस्ट ओपिनियन मैं मानता हूँ। केंद्र सरकार के इस प्रयास को बहुत अच्छा पहल माना जा रहा है युवाओं के प्रति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में लगातार हालात बदतर होते जा रहे हैं और आईएमएफ की शर्तों को मानने के लिए पाकिस्तान लाचार है, पाकिस्तान घुटनों पर है। और इसको लेकर जो मौजूदा सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार, उनका वो आरोप लगा रहे हैं पहले के प्रधानमंत्री इमरान खान पर कि इमरान खान ने आईएमएफ के साथ जो समझौता किया उसकी वजह से लगातार वहां पर कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान बेहाल है, जिस तरह से वहां पर लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह से करंट अकाउंट बिल्कुल साफ है और उसकी वजह से बहुत सारी चीजों का आयात नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान में। आपने ये खबर जरूर देखी होगी कि पाकिस्तान के लोगों को आजकल सुबह की चाय तक नसीब नहीं हो रही है और ऐसी ही बहुत सारी चीजें, चाहे वो टूथपेस्ट हो या शैम्पू हो, तमाम चीज़ें और ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोगों को नसीब नहीं हो पा रही हैं। हम लगातार इससे जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते रहे हैं और आगे भी हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इस वक्त में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी पूरी टीम को दीजिए फिलहाल अनुमति। नमस्कार। केंद्र सरकार ने अग्निपथ